हेलो। सो लास्ट क्लास में हम मोलर मास के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, चलिए उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूलर मास को। तो हमने लास्ट क्लास में मोल से मास निकालना सीखा था। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको मास दिया होगा और हम उससे मोल्स निकालेंगे। क्लियर? क्लियर। और फिर उसके बाद हम वेपर डेंसिटी से मोलर मास निकालना सीखेंगे और डुलॉन्ग पेटेट लॉ उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन फॉलोइंग, जैसे 5 ग्राम H2 मॉलिक्यूल, 56 ग्राम N2, 8 ग्राम O2, 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 400 AMU कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी तो मास है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही बेसिक, कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे। आपको पता है कि H2 मॉलिक्यूल के 1 मोल होने के लिए कितना मास चाहिए? 2 ग्राम। H2 मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होता है? 2 ग्राम। तो अगर if 2 gram H2 molecule is equal to 1 mole H2 molecule, 2 ग्राम में कितना है? 1 मोल। तो 5 ग्राम में कितना होगा? 1 मोल डिवाइडेड बाय 2 ग्राम इंटू 5 ग्राम, कितना आ गया? 2.5 ग्राम। ठीक है, और इसी को अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूले है ना, नंबर ऑफ मोल्स के। मास अपॉन मोलर मास। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो मास कितना गिवन है यहां पर? 5 ग्राम, और मोलर मास कितना है H2 का? 2 ग्राम पर मोल। कितना आ गया? ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2.5 टाइम्स चला गया, 2.5 मोल। ओके, पहले बेसिक तरीके से कर लिया, अब फॉर्मूले से कर लिए। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। हम्म 56 ग्राम N2, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर यूनिटरी मेथड से कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 क्या होगा? गिवन मास या गिवन वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2। वेट कितना दे रखा है? 56 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 28 ग्राम पर मोल। तो कितना आ गया आपके पास? 2 मोल। या सिंपली ऐसे कर सकते हो, 28 ग्राम में होता है 1 मोल, तो 56 ग्राम में कितने हुए? 2 मोल। क्लियर? क्लियर। 8 ग्राम O2 ऐसे ही कर दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, मोल्स को मैं N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इज इक्वल टू मास ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2। कितना हो गया? 8 ग्राम अपॉन 32 ग्राम पर मोल। 1/4 आ गया ग्राम से ग्राम, और ये 4 टाइम्स 1/4 मोल यानी 0.25 मोल। ठीक ठीक। आगे 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने आ गए?
गिवन मास कितना है 400 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है इसका 100 ग्राम। चेक करोगे कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन। मोलर मास निकालना है इसका, तो कितना हो गया 4 मोल आ गया। क्लियर है। अच्छा, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो कि इफ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, सो 400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा 1/100 1 मोल। ठीक है, बस सॉल्व कर लिया, आ गया 4 मोल। अब ये भी मास दे रखा है बट ये एएमयू दे रखा है। क्या दे रखा है एएमयू। तो इसमें क्या आएगा, इसमें नंबर ऑफ मोल्स में आकर के इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आएंगे। 100 एएमयू में 100 एएमयू कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको दे रखा है, 100 एएमयू कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको दे रखा है तो उसका मतलब है एक कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है कितना, एक मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये ओनली एंड ओनली 1 मॉलिक्यूल किसका कैल्शियम कार्बोनेट का। तो 400 एएमयू दे रखा है तो कितना हो गया 4 मॉलिक्यूल हो गए कि नहीं हो गए, 4 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ठीक है, बस दैट्स इट। लिखो इसे, हम आगे थोड़ा और क्वेश्चंस करते हैं। इसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकालने का एक और तरीका होता है, वो होता है वेपर डेंसिटी। ठीक है, वेपर डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। लिखिए इसे, मैं मिटाता हूं। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के और कौन से तरीके हैं। इसको निकालने के 2 और तरीके हैं। एक है बाय वेपर डेंसिटी, और दूसरा है बाय डुलॉन्ग्स पैटेंट लॉ। ओके, आपको वेपर डेंसिटी पे क्वेश्चन मिल जाते हैं, पूछे जाते हैं, इस पर उतने ज्यादा अब नहीं पूछे जाते हैं, और अगर नीट वाले देख रहे हैं तो वो कोई जरूरी नहीं है इसे डुलॉन्ग वाले को पढ़ना। बाकी बहुत छोटी सी चीज है, पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जेई वाले तो पूरा पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले मैं बात करता हूं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है वेपर डेंसिटी। अगर बहुत ही आसान भाषा में बोलूं तो किसी वेपर की डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ अ वेपर। क्लियर। लेकिन कोई टेक्निकल भाषा नहीं, आसान में डेंसिटी ऑफ अ वेपर ऑफ अ गिवन सब्सटेंस एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ठीक, लेकिन ऑफिशियली इसे जब हम ऑब्टेन करते हैं किसी भी गैस की, किसी भी वेपर की, जब हम वेपर डेंसिटी निकालते हैं तो उसे हम एक रेफरेंस गैस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और वो रेफरेंस गैस मानी जाती है H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी अगर निकालनी है तो वो किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, हमेशा हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में। ये तय कर दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री बनाने वालों ने ये तय कर रखा है। ओके ओके, तो
वेपर डेंसिटी की क्या डेफिनेशन आती है या वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आता है वो देखो। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। जिस भी गैस की वेपर डेंसिटी निकाल रहे, अरे वेपर डेंसिटी गैस की तो निकलेगी, किसी भी गैस की अगर वेपर डेंसिटी निकाल रहे हो तो उसका मास लेना है अपॉन मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 गैस, mass of equal volume of H2 gas at same condition of temperature and pressure। जिस प्रेशर और टेम्परेचर पर ये है उसी प्रेशर और टेम्परेचर पर ये होनी चाहिए। मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, सुनो ध्यान से। तो कहने का मतलब है कि किसी गैस की वेपर डेंसिटी हमको ये बताती है कि उस गैस, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का जो मास है वो H2 गैस के मास से कितना भारी है। क्लियर है? आपने ये वाली वॉल्यूम ले ली किसी गैस की, अब इस गैस की जो मास है, इस गिवन वॉल्यूम का मास है, वो हाइड्रोजन गैस से कितना भारी है, वही आपकी क्या होती है, वेपर डेंसिटी। तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखिए, अगर ये ध्यान ना रख पाए तो इससे आसान फॉर्मूला भी अभी आएगा। तो हाँ, ये हो गया, ठीक है। तो किसी गैस की वेपर डेंसिटी को चूंकि हम हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में नाप रहे हैं, तो उस वेपर डेंसिटी को आप रिलेटिव वेपर डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फाइनली जो इसका फॉर्मूला आता है वेपर डेंसिटी का, वो आता है मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2। और हम जानते हैं कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू गैस का मॉलिक्यूलर वेट, कौन सी गैस का, जिसकी वेपर डेंसिटी हम निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे तो आप ये याद रख सकते हैं, बिल्कुल डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2। अब ये 2 क्या है, ये इस हाइड्रोजन का मोलर मास है, तो ये भी ग्राम पर मोल में, ये भी ग्राम पर मोल में, तो ओवरऑल यूनिट कट जाएंगे। तो ये जो वेपर डेंसिटी है, जो कि एक्चुअली में रिलेटिव वेपर डेंसिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस टर्म है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे वेपर डेंसिटी, या कहें कि रिलेटिव वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस टर्म, इज यूनिटलेस टर्म। कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा, ठीक। चलो, अब सब ये आया कहां से, ये आया यहां से, अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन कभी पढ़ी हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आगे आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर नाम से चैप्टर था पहले, अब तो एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, बट जेई एडवांस के सिलेबस में है। तो वहां पर आप ये पढ़ोगे, नीट वालों को नहीं पढ़ना, मेंस वालों को नहीं पढ़ना चैप्टर, एडवांस वालों को पढ़ना है। तो उसमें एक इक्वेशन आती है पी इक्वल टू एनआरटी, जिसमें पी होता है प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस, वी होती है वॉल्यूम ऑफ गैस, एन होता है मोल्स ऑफ गैस, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी होता है टेम्परेचर। तो यहां से मोल, ये क्या होता है, मोल, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास को मैंने एमडब्ल्यू से डिनोट कर दिया।
क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर तो मैं V को इधर ले आता हूं, W/V यही क्या होता है आपकी डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, P इंटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन RT। ठीक है, तो किसी भी गैस की अगर आप डेंसिटी की बात कर रहे हो तो उसका ही फॉर्मूला आ जाता है। अब क्योंकि हम रिलेटिव वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, डेंसिटी ऑफ गैस, और किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, H2 गैस के रेस्पेक्ट में। बस, अब प्रेशर की कंडीशन कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर, ये तीनों बिल्कुल सेम होते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू ऊपर नीचे रखेंगे तो हमारे पास आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। ठीक है, इस तरीके से हमारी डेंसिटी आ जाती है, रिलेटिव वेपर डेंसिटी। क्लियर है? क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अगर तुम सीधा मास की वैल्यू रखना चाहो तो भी आप खाली सीधा W की वैल्यू पुट करोगे तो भी ये फॉर्मूला एज इट इज बन जाता है। ठीक है, बट आप ये याद करो, ये और ये। ठीक है, ठीक, इसे लिखो, मैं मिटाता हूं, फिर हम इसका क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चन है पहला, फाइंड वेपर डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड NO2। बड़े आराम से आप लोग कर दोगे कि सर वेपर डेंसिटी ऑफ N2 क्या होगी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, 28 डिवाइडेड बाय 2 यानी 14। तो N2 की वेपर डेंसिटी कितनी आ गई, 14 आ गई। क्लियर है? यानी ये रिलेटिव वेपर डेंसिटी है, किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रोजन में। इसका मतलब ये है कि अगर N2 की और H2 की वॉल्यूम सेम रखो, उस सेम वॉल्यूम के उस सर्टेन वॉल्यूम का जो मास है, N2 का मास, वो हाइड्रोजन गैस से कितना भारी है, 14 टाइम्स ज्यादा भारी है। एक पर्टिकुलर सर्टेन वॉल्यूम का जो मास है N2 गैस का, वो उसी सर्टेन वॉल्यूम के H2 गैस के मास से कितना टाइम्स हैवी है, 14 टाइम्स वेपर डेंसिटी। ठीक है, ठीक है। O2 के लिए क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 2, 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी 16। NO2 रखना है, वेपर डेंसिटी ऑफ NO2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो गया, आई थिंक 46, 23। ठीक है, ठीक है, ये वेपर डेंसिटी। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 22। तो बताओ वो इनमें से कौन सी गैस हो सकती है। ठीक है, तो आपको इस वेपर डेंसिटी के डेटा से क्या पता चल सकता है, वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी दे रखी है तो आपको उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा। तो वो क्या होता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी यानी 2 इंटू 22 यानी 44। चेक कर लो कि 44 किसका मॉलिक्यूलर वेट है, 44 किसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, तो ये तो दे रखा होता है ना, 2 ग्राम पर मोल। किसका वेट आ गया, चेक करो चेक करो चेक करो, CO2 का। ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थर्ड, कि अगर रेफरेंस गैस हीलियम हो जाए, हीलियम, तो आपको
इन्हीं तीनों की क्या निकालनी है? अच्छा, वो NO2 है या CO2। आपको इन तीनों गैसेस की क्या निकालनी है? वेपर डेंसिटी। कब? इफ रेफरेंस गैस इज हीलियम, यानी हाइड्रोजन ना रख के उसने क्या रख दिया? हीलियम रख दिया। तब आप क्या करोगे? अब जिन्होंने मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 ये रट रखा है, वो ये नहीं कर पाएंगे। जिन्हें पता है कि वो 2 कहां से आया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन से, वो ये आराम से कर लेंगे। तो आपको यहां पर क्या करना है कि वेपर डेंसिटी ऑफ N2 गैस निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम। हीलियम तो खैर इकलौता होता है, तो उसमें एटॉमिक मास वर्ड का इस्तेमाल कर लो। तो क्या करोगे? 28 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, या एटॉमिक मास लिख दो, बोले 28 डिवाइडेड बाय 4 यानी 7। सेम ऐसे ही O2 में क्या करोगे? वेपर डेंसिटी ऑफ O2 32 डिवाइडेड बाय 4 यानी 8, और वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 44 डिवाइडेड बाय 4 यानी 11, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास तो 4 होता है ना। बट आपको ये कब करना है? जब वो खुद ही कुछ रेफरेंस बदल के दे। अदरवाइज आपको रेफरेंस बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? हाइड्रोजन गैस ही मानना। ठीक है, ठीक है। तो इसे लिखो, हम एक दो क्वेश्चन और। अरे ये रह गया, ये तो बहुत आसान है। ये कह रहा था मास ऑफ 1 लीटर। अच्छा, अभी तक हमने मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नहीं पढ़ा ना। ठीक है, ठीक है, अभी हमने मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम नहीं पढ़ा, इसलिए अदरवाइज आप लोग कर लोगे। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम बाद में करते हैं। इसे मिटाता हूं मैं, लिखो ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी वेपर डेंसिटी से रिलेटेड है। चलिए, एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CO2, इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CO2 रखे हुए हैं। तो ये कह रहा है कि भैया एवरेज वेपर डेंसिटी क्या होगी मिक्सचर की। तो मिक्सचर की जो एवरेज वेपर डेंसिटी होगी वो क्या होगी? एवरेज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब एवरेज मोलर मास क्या होगा? एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर। अब इक्वल मोल है तो लेट्स से 1 मोल मान लेते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 मोल और CO2 का 1 मोल, तो एवरेज मैं देखूं तो 23 आ गया इक्वल मोल। ठीक है, ठीक है, चलो 50-50% मान लो। ओके, इक्वल मोल मान करके इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 23। तो जब आप इस 23 को यहां पुट करोगे, डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? ठीक है, ठीक, चलो ये क्वेश्चन देखो। ये कहता है कि वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 and N2O4 is 38.3 एट कोई टेम्परेचर दे रखा है आपको, कोई मतलब नहीं है उससे यहाँ पर। सो कैलकुलेट मोल्स ऑफ NO2 इन 100 मोल मिक्सचर। 1 मोल मिक्सचर में निकाल लो, फिर चाहे वो 100 मोल में पूछे या 1000 मोल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो ध्यान से। मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दे रखी है, इसका मतलब मिक्सचर का मोलर मास आ गया। मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2 मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर कितना आ गया भाई? 2 इंटू 38.3 यानी 76.6। ये आ गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
मिक्सचर 76.6 ग्राम पर मोल, लिख सकता हूं पर मोल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर, मास ऑफ 1 मोल मिक्सचर। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, अब इसने नहीं कहा कि NO2 और N2O4 हाँ इक्वल है, जैसे इसमें कहा था, इसमें नहीं कहा। तो हमें नहीं पता कि NO2 कितनी है, हमें नहीं पता कि N2O4 कितना है, तो मान लिया कि 1 मोल मिक्सचर के अंदर x मोल NO2 है, तो 1 माइनस x मोल क्या हो गया? N2O4 हो गया। ठीक है, बस अब आप इसे कर लो। तो x मोल NO2 और NO2 का मोलर मास कितना होता है? 46 प्लस 1 माइनस x, और N2O4 का मोलर मास कितना होता है? 92। ठीक है, तो ये आ गया मोलर मास ऑफ मिक्सचर। क्या आ गया? मोलर मास ऑफ मिक्सचर, यानी 1 मोल मिक्सचर का मास आ गया। अरे ये ऐसा ही तो है, x मोल इंटू 46 ग्राम पर मोल प्लस 1 माइनस x मोल इंटू 92 ग्राम पर मोल, और ये दोनों x और 1 माइनस x मिलकर 1 मोल ही है। तो ये 1 मोल मिक्सचर का मास आ गया, और ये किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए 76.6 के बराबर आना चाहिए। सॉल्व करेंगे तो 92, ये आ गया 92 माइनस के 46x, 76.6, 46x इज इक्वल टू कितना आ गया? 15.4 आ गया, 77, 15.4। x कितना आ गया? 15.4 डिवाइड बाय 46। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.334 अप्रॉक्स। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 1 मोल मिक्सचर। N2O4 के मोल भी आ जाएंगे, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 इन 100 मोल मिक्सचर क्या हो जाएंगे? 100 तो मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है, ठीक है, बस 33.4 मोल। ये हुआ आपका वेपर डेंसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एक छोटा सा आपका पॉइंट मैं ले लेता हूं, डुलॉन्ग्स पेटेट लॉ। आप इसे लिखो, मैं बताता हूं। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन दिया था ना, जिसमें मैंने एवरेज मोलर मास निकाला था, आई थिंक मैंने ऐसा लिखा था ना, 2 into 1 plus 44 into 1 divided by 2। अब कई लोग एवरेज मोलर मास निकालने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। इसके लिए आगे एक टॉपिक, क्या मैंने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ा दिया? आई थिंक हाँ। तो ये एवरेज एटॉमिक मास से निकलता है। ठीक है, तो आप लोग इसकी चिंता ना करें। एवरेज एटॉमिक मास अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप ये समझ जाओगे, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, 2 into 50% प्लस 44 into 50%। ठीक है, ठीक है। लास्ट छोटा सा टॉपिक है डुलॉन्ग्स पेटेट लॉ। ये लॉ क्या कहता है? पहली बात तो ये पुराना मेथड है
और मोलर मास निकालने के काम आता है, एटॉमिक मास निकालने के काम आता है किसी सॉलिड एलिमेंट के लिए। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉलिड एलिमेंट। सॉलिड एलिमेंट का मोलर मास एटॉमिक मास निकालने के काम में आता है, गैस के लिए नहीं, लिक्विड के लिए नहीं, ठीक है, वो भी एट रूम टेम्परेचर। ओके, सॉलिड एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास बोल सकते हैं, और अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो मोलर मास बोल सकते हैं, ठीक है। और लिख देता हूं, डू नॉट यूज फॉर लाइटर एलिमेंट, यानी इससे आप उन सॉलिड्स के या लाइटर एलिमेंट्स के मास भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपका बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एक्सेट्रा, और गैस और लिक्विड का तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये सॉलिड के लिए काम में आता है। किसके लिए? सॉलिड के लिए। तो क्या फॉर्मूला है इसका? इसका फॉर्मूला ये है कि मॉलिक्यूलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अप्रॉक्स 6.4। अब ये क्या आता है? या ये तो हो गया आपका मोलर मास ऑफ सॉलिड, ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। अब ये क्या आफत है? ये आफत आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में। अभी के लिए तो जस्ट ये फॉर्मूला याद कर लो, थर्मोडायनेमिक्स में हम इसको पढ़ते हैं, और इसकी यूनिट होती है कैलोरी, केल्विन इनवर्स, ग्राम इनवर्स, यही रखनी होती है, कैलोरी रखनी होती है, और ये 6.4 के बराबर आता है, ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड से जो आपको मोलर मास मिलेगा वो एवरेज ही मिलता है, वो सॉरी अप्रॉक्स मिलता है, एग्जैक्ट मोलर मास मिले ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये इसका एक वो है ड्रॉबैक है। दिस लॉ गिव्स अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ मोलर मास, ठीक है। तो पहली बात तो ये सॉलिड एलिमेंट्स के लिए काम करता है, दूसरी बात गैस लिक्विड के लिए काम नहीं करता, और अप्रॉक्स वैल्यू देता है आपको, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लेट्स से अ मेटल हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्वेश्चन मान लो किसी मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 0.16 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम केल्विन होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कुछ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ो। तो फाइंड अप्रॉक्स मोलर मास ऑफ सॉलिड, ठीक है। ठीक, तो आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 6.4 डिवाइड बाय सी, 6.4 और सी कितना दे रखा है 0.16 कैलोरी, केल्विन इनवर्स, ग्राम इनवर्स, ठीक है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 40। क्या आएगी? 40 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब इस 6.4 की भी कुछ यूनिट होती है, और वो यूनिट क्या होती है? वो होती है कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। इसकी भी यूनिट होती है कैलोरी, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ठीक ठीक। तो इस तरीके से 40 आ गया, और इस तरीके इतना ही है आपका क्या
डुलॉन्ग्स पेटेट लॉ। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर मास, ये इतना कोई फेमस नहीं है, ओके। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।